स्टूडेंट्स तो देखिए हम लोगों ने पार्ट 12 कर लिया था, अब हम करेंगे पार्ट 13। ठीक है, पार्ट 13 करेंगे। पार्ट 12 में हम लोगों ने घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन के बारे में क्या पढ़ेंगे? बेलन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र और कुल के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कैसे कब निकालते हैं, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालते हैं, उसका आयतन हम कब निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेलन होता कैसा है। देखिए बेलन का ये फिगर होता है ना, ये आपका बेलन ऊपर से और नीचे से वृत्त के आकार का होता है। फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, और ये इसका त्रिज्या होता है ना, इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, दो चीज़ें। अब हम जानेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। यानी ये जो पाई और पाई, ये जो वृत्त है, ये वृत्त को और ये बीच के वक्र को मिला के ही कुल बनाया गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखिए हम जानेंगे कि वक्र में क्या निकालते हैं। वक्र में हम आपको बताए थे कि टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, यानी जब हम इस ऊपर वाले वृत्त को और नीचे वाले वृत्त को जब हम छोड़ देंगे तब क्या निकलेगा? ये आपका वक्र निकलेगा। ठीक है, यानी बीच वाला जो कर्व एरिया है उससे आपका वक्र निकलेगा। अब वक्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो वक्र का क्षेत्रफल लगाएंगे और कुल निकालने के लिए हम कुल का क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम इस क्वेश्चन को ही डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ आप पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन हम सबसे पहले कैसे करते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर लंबे तथा 12 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़ा जाता है। ठीक है, तो बनने वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे वो हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे? देखिए एक जो है वो आयत के आकार का जो है वो, सबसे पहले ये आपका आयत के आकार का एक शीट है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको अगर हम मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये एक बेलन के आकार का बन जाएगा। देखिए अभी हम आपको कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अगर ये बेलन जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक वृत्त का शेप ले लेगा, और वृत्त का शेप में जो होता है, वृत्त की परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये मैंने आपको वृत्त जब पढ़ाया था उसी में मैंने बताया था। और ये जो इसकी चौड़ाई है वो इस बेलन की क्या हो जाएगी? वो इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, है ना। जैसे देखो हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए ये पेपर है। ठीक है, ये पेपर है।
अगर पेपर ये आयत के आकार का है, अगर हम इसे फोल्ड करें, यानी अगर हम इसके नीचे की तरफ से, यानी इसके ये जो इसकी लंबाई है ना, इसके तरफ से लंबाई की तरफ से अगर हम इसको फोल्ड करें तो देखो ये क्या बन रहा है हमारा एक, अगर हम इसे फोल्ड करने के बाद ये हमारा एक वृत्त बन रहा है। देखो ये वृत्त ये हमारा क्या बन गया, बेलन बन गया। अगर ये देखो ये बेलन बनने के बाद इसमें नीचे की तरफ से ये हमारा क्या बना है, ये हमारा नीचे की तरफ से वृत्त बना है, इधर से भी वृत्त बनता है और ये बेलन बनता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो इसका चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वही क्या हो जाएगा, वही हमारा बेलन की ऊंचाई हो जाएगा और इससे जो है वो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। यानी ये जो वृत्त बना है, वृत्त की परिधि आखिर जो ये लंबाई है, जो ये इसकी लंबाई थी उसी से तो ये वृत्त बना ना पूरा, तो इसी वृत्त की लंबाई को, यानी वृत्त की लंबाई अगर हम माने तो ये पूरा हमारा 22 सेंटीमीटर जो है वो वृत्त की लंबाई हो गई, यानी 2 पाई आर, ये हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है वो हमें निकालना है और ये 22 से 22 घट गया तो आर की वैल्यू कितना आ गई, 7/2 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया यहाँ तक आर की वैल्यू। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया कि 22 सेंटीमीटर लंबे तथा 12 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़ा। कैसे मोड़े वो भी हमने आपको बता दिया, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब ये जो है वो क्या ये लंबाई जो है वो इसका क्या बन गया, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि से हमने आर निकाल लिया है, अब हम इसका आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 और एच की वैल्यू क्या है, ये जो चौड़ाई है वो आर एच में बदल जाएगी, यानी ये हो जाएगा 12। अगर हम इसको काटे तो ये हो जाएगा 6 और इसको काटे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको काट देते 11। अब ये हो गया 7 42 और ये हो गया 11। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 22 का 2 11 44 और ये 46, यानी 462 ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया इसका आयतन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में आपको घबरा नहीं जाना है, इस तरह के क्वेश्चन में कि परितः मोड़ा है। अगर मान ले हमें बोल दे कि चौड़ाई के परितः मोड़ा है, तो चौड़ाई के परितः ये हो गया, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए, अगर हम चौड़ाई के परितः मोड़े तो चौड़ाई में हम कैसे, लंबाई की परितः मोड़े तो ये इसकी परिधि हो गई, और अगर हम चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे यानी ये ऊपर से जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, है ना, तो ये ऐसे बनेगा, तो इसकी जो परिधि जो हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम चौड़ाई की तरफ से इसे फोल्ड करें तो ये कैसा फिगर बनेगा, देखो ये एक ऐसा फिगर बनेगा ना, चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, और ये जो इसकी चौड़ाई है यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। फिर हम वृत्त की परिधि से इसका ये निकाल देंगे। ठीक है, इसका आर निकालेंगे, उसके बाद हमें तो आयतन का फार्मूला पता ही है, उससे हम अपने डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्टली फार्मूले के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो सभी बच्चे खुद कर ही लेते हैं, लेकिन ये जो हल्के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्या है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो उनके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ठीक है, तिर्यक पृष्ठ में आपको घबराना नहीं है, मैं आपको शुरू में ही बताई थी कि तिर्यक पृष्ठ का मतलब यानी वक्र का ही मतलब होता है, वक्र पृष्ठ का ही मतलब होता है तिर्यक पृष्ठ। तिर्यक मतलब जो घुमा हुआ है। ठीक है, तिर्यक पृष्ठ वक्र पृष्ठ ये दोनों एक ही होता है, तो तिर्यक पृष्ठ बोल दे तो आपको घबराना नहीं है, उसमें आपको वक्र पृष्ठ का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है,
तो देखिए इसमें आपका त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, यानी R1 ये हो गया त्रिज्या R1 और ये हो गया R2, ये हो गई त्रिज्या यानी 3:5 इसका हो गया, और ये ऊंचाई है यानी H1 और ये हो गया H2, ये हो गया 2:3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या बोला है, तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी CSA1। ठीक है, CSA1 और ये हो गया CSA2, सॉरी CSA2, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। एक तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरे तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तिर्यक पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh और नीचे भी होगा 2πR1, यहाँ पे H1, 2πR2 और ये H2। अब 2πR ये 2πR ये तो कट गया, 2πR से 2πR। अब R1 कितना है हमारा 3 और H1 कितना है हमारा 2 और नीचे क्या है R2 कितना है हमारा 5 और H2 कितना है 3, यानी ये 3 से ये 3 कट गया, तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी 2:5। ये इसका जो है वो अनुपात आ जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का इसका अनुपात इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो एग्जाम में ना ज़्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे या ज़्यादा बड़े क्वेश्चन या ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट को कैलकुलेशन करने में दिक्कत करे या टाइम ज़्यादा ले, लेकिन एग्जामिनर उस तरह के क्वेश्चन पूछता है जो बच्चे ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा दिमाग जैसे लगाते हैं ना, जो बच्चे अपना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं उन बच्चों के लिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे दिमाग लगा लिए वो तो एग्जाम में हो ही जाएंगे पास, लेकिन जो बच्चे नहीं लगा पाएंगे वो नहीं हो पाएंगे। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते तो सब लोग हैं लेकिन आपको जो है वो अलग तरीके से पढ़ना है, सबसे यूनिक पढ़ना है और यूनिक तरीके से पढ़ाई करने से ही आप एग्जाम निकल पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं, यहीं तक क्लास, फिर कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हाँ वीडियो, कोई भी वीडियो आप देखें हमारी तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।